वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के जो भी फार्मूलाज हैं सारे फार्मूलाज को कम्प्लीटली एक ही शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमें पता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, जिसको क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में हम समझते हैं। जनरली वी यूज़ क्वांटम फिजिक्स ओवर हियर। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें पता है पहला चीज़ जो हमें समझना है दैट्स अबाउट द फोटॉन्स। फोटॉन्स होता ही क्या है आपको पता है, दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटम एनर्जी, और दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है क्योंकि ये रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर इनका कोई मास है तो वो कौन सा मास होता है, वो इक्विवेलेंट मास होता है। सबसे पहली पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो भी रेडिएशन की एनर्जी है दैट्स ऑल्सो क्वांटाइज्ड। वो किस रिस्पेक्ट में क्वांटाइज है, जैसे चार्ज जो है दैट्स क्वांटाइज्ड इन दिस रिस्पेक्ट, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेम वे अगर हम रेडिएशन की एनर्जी दैट्स क्वांटाइज बाय ई इक्वल टू एच एफ। एफ इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये तो एक फोटोन की एनर्जी पॉसिबल है। अगर मैं ये कहूँ टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी क्यू है, टोटल एनर्जी क्यू है, अब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स जो जा रहे हैं वो दैट्स एन। if we have to calculate the total energy, we will simply say q will be equal to ne. q is total energy, n is the number of photons, e is this energy. तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए। अगर टोटल एनर्जी गिवन होगी आपके पास और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या वेव लेंथ गिवन होगी, आपसे पूछा जाता है। तो इसका मतलब है जो लीस्ट पॉसिबल एनर्जी है दैट्स एच एफ। आपके पास कभी भी 1.hf की एनर्जी कभी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1 2 3 4 सो ऑन। नाउ लीस्ट पॉसिबल एनर्जी जो होती है, ये ध्यान रख लीजिए, एच एफ होती है। अगर आपसे कभी भी किसी वेव लेंथ का या किसी रेडिएशन का वेव लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है और आपसे एनर्जी पूछा जाए, तो ध्यान रख लीजिएगा यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन 12,400 प्रोवाइडेड दैट दिस लैम्डा इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग। और आपको पता होगा एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर में होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें दैट्स नथिंग बट 10⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी मास रिलेशन को यूज़ करके वी नो इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच एन एफ। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना मास ऑफ फोटोन पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आप वो इक्वेशन यूज़ करके यहाँ से मास ऑफ फोटोन निकाल सकते, इक्विवेलेंट मास। और अगर मोमेंटम पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ओवर लैम्डा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, आपको उस फॉर्मूला की हर नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। एच क्या है, एफ क्या, सिर्फ फॉर्मूला याद करना इज़ नॉट ए गुड थिंग, आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी को देखना है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी लाइट की जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। मोर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर विल बी इंटेंसिटी, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ फोटॉन पे क्वेश्चन पूछा गया है। मोमेंटम शुड आपको ये याद रखना चाहिए, लैम्डा गिवन है और वो फिक्स होगा क्योंकि एच है, लैम्डा गिवन है तो मोमेंटम फिक्स आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और लैम्डा मैंने जैसे बता दिया आपको, 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है, जब अगर इसकी वेवलेंथ इतनी आर्मस्ट्रॉन्ग है तब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1.6, दैट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स 10⁻⁻19। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज है बहुत इंपॉर्टेंट। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई फोटोन यहाँ पे है और इट इज़ एट दिस हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, अगर इसके पास इक्विवेलेंट मास है जो हमने अभी देख लिया था, तो उस इक्विवेलेंट मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी। और जब ये फोटोन यहाँ पे पहुँचेगा, इस पर कितनी, इसका जो न्यू फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, ध्यान रख लीजिएगा। वी जनरली यूज दिस फॉर्मूला, जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट, एफ जो इसकी पहले फ्रीक्वेंसी थी, एच हाइट है और सी स्पीड ऑफ द लाइट है। एक और चीज़, जब आपको ये निकालना हो कि पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितनी है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम कोई पॉइंट सोर्स ले लेते हैं दैट इज हैविंग पावर पी, पावर पी का मतलब है दैट्स एमिटिंग पी जूल्स पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है पर सेकंड, तो वही एनर्जी पी हो गई। पी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आपसे निकालना होगा, ध्यान रख लीजिए दैट्स पी ओवर ई। ई क्या, ई किसके बराबर होता है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एच न्यू, न्यू किसके बराबर, सी बाई लैम्डा। तो लास्ट रिजल्ट आपके पास ये, आपके पास पावर गिवन होगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटॉन्स एमिट करना, कैलकुलेट करना है कि 10 घंटे में कितना होगा बाय 60 वाट सोडियम लैम्प, पावर 60 वाट है, लैम्डा आपको गिवन है आर्मस्ट्रॉन्ग में।
10 घंटे की बात है, यहाँ पे ये तो 1 सेकंड है, तो वी नो कि 10 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, ठीक है। अब इसी पावर का इंटेंसिटी के साथ ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ध्यान रख लीजिएगा। सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ पावर और एरिया। पावर की यूनिट वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई बीम है, ये दो बीम्स इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो ध्यान रख लीजिएगा इंटेंसिटी सेम होगी। और इस इंटेंसिटी को आप जनरली फोर्स और आप सरफेस एरिया ले ले तो दैट्स 4πr²। अगर कोई हमारा सोर्स जो है जनरली वो स्फेरिकल ही होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फोटोन फ्लक्स। देखिए, फोटोन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सेम इज़ द केस विद द फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ कि गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने फोटॉन्स, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, जो आपने नॉर्मली रखा है इस पर परपेंडिकुलर, 1 सेकंड में इस गिवन सरफेस में से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द फ्लक्स। इसको 5 से डिनोट करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी फॉर्मूला ये होती है, हमें पता है, इंटेंसिटी और एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 5, ये क्वेश्चन आया था जिसमें इंटेंसिटी गिवन थी और एनर्जी गिवन थी और आपसे 5 पूछा गया था फोटोन फ्लक्स, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडिएशन है, क्या ये रेडिएशन फोर्स एग्जर्ट कर सकती है? राइट, इट एग्जर्ट्स अ फोर्स, जिसको हम रेडिएशन फोर्स कहते हैं। और वही फोर्स पर यूनिट एरिया जब आ जाता है, वी कॉल दैट इज रेडिएशन प्रेशर। जब भी लाइट किसी भी सब्सटेंस पे इंसिडेंट होती है ना, तो ध्यान रख लीजिए 3 चीज़ें होती है, या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या तो उस लाइट का ट्रांसमिशन होगा यानी पास हो जाएगी, अगर हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बात करेंगे, या तो अगर वो ओपेक होगा देयर विल बी 100% रिफ्लेक्शन। लेट्स अज्यूम दैट ट्रांसमिशन, या तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। इसमें हम ट्रांसमिशन को इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर द ट्रांसमिशन, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ट्रांसमिशन। या तो एब्जॉर्ब होगा, या तो रिफ्लेक्ट होगा, या तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, या तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। ये फोर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, रेडिएशन प्रेशर का। दैट सिंपली आई कॉस थीटा, ध्यान रख लीजिएगा। अगर सर्टन एंगल पे जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो इतना होगा, और अगर हमें फोर्स निकालना हो तो ध्यान रख लीजिएगा दैट इज आई कॉस थीटा, क्योंकि एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। और एवरेज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको जो ध्यान रखना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। आई इज द इंटेंसिटी, इज द एरिया, लैम्डा वेवलेंथ एंड सो ऑन। नाउ रेडिएशन प्रेशर के लिए कुछ केसेस हैं, 4 to 5 केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस है, अगर रेडिएशन जो है वो फॉल कर रही है सरफेस पे, और ये सरफेस जो है पहले परपेंडिकुलर फॉल कर रही है नॉर्मल, और उस केस में क्या हो रहा है कि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, सारा एब्जॉर्ब कर रहा है ये। तो इस केस में जब हम एब्जॉर्प्शन ले लेंगे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए दैट विल बी 1 और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी 0। दो कोफिशिएंट्स ए प्लस आर ये 1 के बराबर ही होती है। कोफिशिएंट का मतलब एक जितनी लाइट आ रही है उसका कितना फ्रैक्शन ये एब्जॉर्ब कर रहा है, या कितना फ्रैक्शन उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है 100%, तो ए की वैल्यू 1 होगी, ए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की। रिफ्लेक्शन वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी। अगर 50% है तो आप अकॉर्डिंगली पुट अप कर सकते हो, जो हम आगे वाले केस में देखेंगे। अगर 100% लिखा हुआ है तो ध्यान रख लीजिएगा, जब उस टाइम पे फोर्स होगा दैट्स इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर इंटेंसिटी गिवन नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन से निकाल सकते हो, पावर गिवन है तो उससे ध्यान रख लीजिएगा, फोर्स इतना होगा। प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर पे क्वेश्चन, रेडिएशन प्रेशर की बात हो रही है, ये ध्यान रख लीजिएगा, आई और सी होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, प्रेशर जो है ना इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इन केस इट इज़ 100% एब्जॉर्ब्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है यहाँ पे, जब ये फोर्स डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि लेट्स से हमने ऐसे डाउनवर्ड लिया हुआ है। अगर ये रेडिएशन फॉल करिए सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर, जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस पे रेडिएशन जो है दे फॉल परपेंडिकुलरली, और ये इस केस में ना रिफ्लेक्ट हो रही है सारी रेज, एब्जॉर्प्शन 0 हो रहा है, तो ए यहाँ पे हम 0 मान लिया, आर को 1। तो इस केस में जो फोर्स है दैट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ दिस। रेशियो पूछा गया है, अगर 100% एब्जॉर्प्शन और 100% रिफ्लेक्शन, उस केस में फोर्स का रेशियो कितना होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर रिफ्लेक्शन टू एब्जॉर्प्शन होगा तो 2 होगा, अगर एब्जॉर्प्शन टू रिफ्लेक्शन होगा तो 1/2 होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल ट्वाइस ऑफ दिस, इस चीज़ को याद रख लीजिए। अब तीसरा केस ये है कि अगर कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ है, अगर कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ, रिमेनिंग पार्ट जो है रिफ्लेक्ट। अब कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, तो ध्यान रख लीजिएगा, ए प्लस आर को हमेशा 1 ले लेते हैं,
कुछ पोर्शन और रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसमें पुट करके वी विल गेट, जैसे अगर मैं बोलूँ जब एब्जॉर्ब हुआ है तो वी राइट लाइक दिस वे, एब्जॉर्प्शन के केस में वी राइट आई ए ओवर सी, सॉरी आई ओवर सी, जब रिफ्लेक्टेड हुआ टू आई ए ओवर सी, तो टोटल दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस आर को 1 पुट करते हैं, आर को 8 के टर्म्स में ले लेते हैं, वी गेट दिस वैल्यू। जो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन फोर्स होगा जब आपको गिवन होगा रिफ्लेक्टेड के केस में, यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस। अगर इस केस में आपको एब्जॉर्प्शन दिया होगा तो ध्यान रख लीजिए ए प्लस आर इक्वल टू 1, आप यहाँ से ए निकाल सकते हो 1 माइनस आर, जितना भी होगा यहाँ पुट कर लीजिए, तो यू विल गेट द आंसर। एक और चीज़ है, जब यही रेडिएशन इज़ फॉलिंग एट सर्टेन एंगल और रिफ्लेक्टेड, आपको पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो टेक दैट एज थीटा, ठीक है, दिस थीटा, और जितना ये थीटा होगा 2 आई ओवर सी कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर आपसे फोर्स पूछा जाएगा, फोर्स आपको पता है प्रेशर अपॉन एरिया होता है, तो 2 आई सी कॉस थीटा, तो यहाँ से आप सॉरी प्रेशर जो होता है फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, इधर आपको ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली 2 IA कॉस स्क्वायर थीटा ओवर सी, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं जिन पे क्वेश्चंस बनता है। अब उसके बाद जो है आपने ड्यूअल नेचर में इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हर्ट्ज एंड हेल्वाज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। तो इस केस में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज़ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपको पता है वो मिनिमम एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा देते हैं, ठीक है, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 तरीके से हो सकता है, या तो उस सब्सटेंस पे आप वो रेडिएशन डालो जिस रेडिएशन के पास उतनी फ्रीक्वेंसी हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट्स से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और वो किसी सरफेस पे पड़ रही है, अगर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू द लाइट और रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, वी विल कॉल दैट एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर वही टेम्परेचर की वजह से है एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनको वर्क फंक्शन मिल रहा है, दैट विल बी थर्मियोनिक एमिशन। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, दैट इज फील्ड एमिशन। सेकेंडरी एमिशन होता है जब आप फास्ट बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हो किसी भी सरफेस पे या फोटो सेंसिटिव मेटल पे, तो उस केस में उसे सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। तो इस केस में जो ग्राफ है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहले केस में हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, दूसरे केस में हम इंटेंसिटी को रखेंगे कांस्टेंट, अब वोल्टेज को चेंज करेंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में देखा होगा, जब आपने करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, हमने देखा था एक हमारे पास 2 प्लेट होते, एमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, तो एक स्टेज आ गया मैक्सिमम स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, स्पेस चार्ज को सिप के बाद, उसके बाद करंट नहीं बढ़ रहा है। अब आपने क्या किया, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने बढ़ाते हुए जिस मोमेंट पे करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे नहीं जाएगा, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ये नेगेटिव वोल्टेज है, ध्यान रख लीजिएगा, इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इस टर्म, इसके केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ध्यान रख लीजिए, दैट्स EV0 है, ठीक है, दैट्स चार्ज एंड दिस इज द पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है वोल्टेज होता है वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन एक एनर्जी है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, दैट्स वाई ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, सो वी डिड इट दिस वे। अब उसके बाद जो रिलेशन है एक और, अगर हमारे पास सैचुरेशन करंट आ गया, अब इस केस में जो है पोटेंशियल है, अब इस केस में आपको ये समझ आ जाएगा कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है दैट इज सेम, ठीक है, क्योंकि के मैक्स है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। हमने इस केस में इंटेंसिटी को जो है चेंज कर दिया, तो इस केस में हम ये देख रहे थे ग्राफ विल बी लाइक दिस, और हमारे पास ये एक लास्ट ग्राफ है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब कमिंग टू वन मोर पॉइंट, अच्छा ये सैचुरेशन वाला है, ध्यान रख लीजिएगा, जब हमने करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, इस केस में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम इट, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा कट ऑफ पोटेंशियल होगा। नाउ मूविंग अहेड, ये हमारे पास फेलियर हैं, इसकी कुछ फेलियर के रीजंस थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी क्यों ने एक्सप्लेन कर रही थी, पहले इंटेंसिटी की प्रॉब्लम थी, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास, बस आप याद रख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का इशू था, टाइम डिले का प्रॉब्लम था, जिस टाइम आपने करंट डाला उसके तुरंत ही निकलता इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये आपको याद रखना, हियर इट इज़ वर्क फंक्शन, और ये इक्वेशन आपको याद रखना, एच इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन आपसे गिवन होगा, के मैक्स अगर नहीं गिवन है तो आप EV0 भी ले सकते हो, कट ऑफ पोटेंशियल गिवन होगा, और आपसे एनर्जी पूछा जाएगा फोटोन की, यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन। अब एक और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ फोटो, एक ग्राफ है इंपॉर्टेंट है,
अगर आपसे के मैक्स पूछा जाएगा तो ध्यान रख लियो दैट इज़ 1/λ माइनस 1/λ0, और इसके लिए आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस, अगर आपसे हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हो और आइंस्टीन की इक्वेशन से, तो ध्यान रख लीजिए दिस अल्फा विल गिव यू द प्लैंक्स कांस्टेंट। आपके पास ये एंगल गिवन होगा, ये मिल्के मैन की निकाला था रेडिएशन एक्सपेरिमेंट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। तो ध्यान रख लीजिएगा अगर ये जस्ट अ मिनट, अगर ये हमारे पास कोई वैल्यू है और आपसे tan अल्फ़ा पूछा जाएगा तो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली द h, वी कैन से h इक्वल टू ई tan अल्फ़ा, और ये एंगल गिवन होगा। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी करे हैं हमने ऑलरेडी। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द ड्यूअल नेचर के बारे में, जो वेव नेचर डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपको पता है इक्वल एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू, ये वाला रिलेशन याद रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आ जाता है अगर हमने मोमेंटम, दिस इज़ मोमेंटम, ठीक है, पी जो है दैट इज़ मोमेंटम। अगर हमने मोमेंटम को बढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है या मैटर वेव्स, अगर वी ज़ीरो कर दोगे आप, लैम्डा इक्वल टू एच ओवन एम वी को ज़ीरो कर दोगे तो लैम्डा इन्फिनिट। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ तभी मैटर वेव की होगी जब वो मूविंग होगा। तो स्टैटिक पार्टिकल, जो स्टैटिक रुका हुआ पार्टिकल होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कोई डी ब्रॉगली वेव लेंथ नहीं होगी, तो दैट विल नॉट बिहेव एज द वेव। पार्टिकल को यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, वेव, इसको मैटर वेव इसलिए कहते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। डी ब्रॉगली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नेचर के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट ये एम इज़ द मास, के इज़ द जो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये वाले सारी फॉर्मूलाज को एक बार याद कीजिएगा और इनको डिस्कस कीजिएगा और एक बार इनके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।